हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी ट्राई 3 4, यानी 4 कब होगा, अगस्त में होगा, और 3 का कब है, जून में है। याद रखिएगा 10 से 12 जून के बीच आपका यहाँ पर बीपीएससी ट्राई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि 10 से 12 जून के बीच में आपको मिल जाएगा। और अगर आप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 अगस्त में होगा। ये पहले से प्रस्तावित है, यानी जैसे ही बीपीएससी का यहाँ पे एस्टेट होगा उसके बाद ही या फिर 4 जो आपका नोटिफिकेशन है जो पहले से मतलब क्लियर है कि अगस्त में होगा, तो वो उस पर प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन की अगर बात की जाए तो शारीरिक संरचना पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शारीरिक संरचना का हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर बात की जाए कैसी श्रृंखला है, ये तो एग्जाम बूस्टर श्रृंखला है, यानी यहाँ पे PYQ आपको कराए जा रहे हैं पिछली परीक्षा में हुए क्वेश्चनों को। अगर बात की जाए पार्ट कौन सा है, तो 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जा रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे बात की दी जा रही है, 2 पेयर्स दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर बात करें प्रक्षेपिक गति, अगर प्रक्षेपिक गति को हमें किससे जोड़ना है तो स्कंद जोड़ से जोड़ेंगे। यहाँ पे स्थैतिक गति को अगर बात की जाए तो कोहनी जोड़े से जोड़ेंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाती है स्थैतिक संकुचन की, तो यह है अचल वस्तु को उठाना है। यहाँ पे अगर बात की जाती है फ्लैक्सर यानी यहाँ पे अकुचन की, तो ये कैसा हो जाएगा, गुरुत्व विरोधी मांसपेशी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाती है सहज संकुचन की, तो ये कैसे हो जाएगा, अकुचन तथा यहाँ पे सकुचकों का सकुचन है। इस तरह से आपको यहाँ पे मिलाना है। ये बात अगर बात की जाती है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलता है होम साइंस में, तो ये मिलता है यूजीसी में। यूजीसी में पेयर्स बनाने बहुत आते हैं और पेयर्स में ही क्वेश्चन की ज़्यादातर फॉर्मेट रहती है। तो यह यूजीसी एग्जाम कब का है, तो ये 3rd पेपर का है, 2013 का है यूजीसी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृदु मांसपेशी से बना होता है, तो उदर आंतवृत्ति यानी हमारे अंदर का जो पेट है उसके अंदर जो लेयर्स बनी होती हैं, जैसे ये स्टोमच हो गया, और इसके अंदर की लेयर, बाहर की नहीं, अंदर की जो लेयर्स हैं, यहाँ पे लेयर पाई जाती हैं, परतें पाई जाती है, वो किसकी बनी होती हैं, तो मृदु मांसपेशी की बनी होती हैं। तभी तो कोई गर्म और गर्म चीज़ें खाने की मना होती है, और कई किसी किसी के आंतों की छाले, जो आपने सुना होगा सेंस, वो नजर आता है। ये कब आया है, तो ये PGT 19 में आ चुका है। चलिए देख लेते हैं मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन हो जाता है। देखिए स्क्रीन आपको बड़ी दिखे इसलिए हम ये वाले पार्ट हटा देते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम बूस्टर की श्रृंखला में कराए जा रहे हैं वो PYQ है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इनके आने की पूरी पूरी नहीं, 101% संभावना रहती है अदर एग्जाम में आने की। तो PYQ करने से या कराने से ये होगा कि आप औरों से कई कदम आगे निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी PYQ आपको कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी, ये देखिए यूजीसी का है, और यूजीसी के 3rd पेपर में आया है, जब यूजीसी के सब्जेक्ट के 2 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, और जो कॉमन पेपर था वो तो सबके लिए था। तो इस तरह से यहाँ पे यूजीसी के 3 पेपर होते थे। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थक जाती हैं, तो पेशियां थक जाती हैं, क्योंकि लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक अम्ल के ही कारण हमें थकान महसूस होती है। ये कब पूछा गया है, डाइट प्रवक्ता में पूछा गया, PGT 2013 और 2005 में पूछा गया है। पैर की उंगलियों के पंखे के समान फैलना सहज क्रिया है, ये TGT में पिछली बार 2021 में पूछा था। मनुष्य के शरीर में पसलियों के डॉट डॉट जोड़े होते हैं, तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। पेशियों के सिरे अस्थियों द्वारा बंधे रहते हैं, यहाँ पे आप बताएंगे अंडाओं के द्वारा। ठीक है, जो अंडाएं होती हैं उनके द्वारा पेशियों के सिरे अस्थियों द्वारा बंधे रहते हैं। शरीर में मांसपेशियां होती हैं लगभग, तो ये कितनी, 500 से 600 होती हैं। ताल में समायोजन क्रिया संभव होती है, ये बताएंगे आप सीलियारी मांसपेशियों के द्वारा, तभी ये क्रिया संभव होती है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम और स्वच्छ वायु, ये आवश्यक है पेशियों के विकास के लिए।
यह एक प्रकार का मध्य भाग है। तो यहाँ पे आप बताएंगे तुंद यानी वैली जो है वो एक प्रकार का मध्य भाग है। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी यहाँ पे कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है, ये मसल टोन कहलाती है। ये तत्परता क्या है? मसल टोन कहलाती है। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा आदि का होती हैं। तो कितनी होती हैं? 70%। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग प्रतिशत होती हैं, तो 50% होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड में संचय। ठीक है, लैक्टिक जो एसिड होता है उसमें संचय। डॉट डॉट के द्वारा शरीर की गति संभव होती है मांसपेशियों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है मांसपेशियों में। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का धक्का जम जाता है, इसे कहा जाता है हेमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हड्डियां 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हों तो यह कहलाती हैं बहुखंड अस्थिभंग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। तो कौन करता है? HCl करता है, याद रखिएगा। HCl क्या करता है? सक्रिय करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। जल्दी ही आपको ये कॉन्सेप्ट HCl और जो यहाँ पे आपको लग रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहे, वो कॉन्सेप्ट हम क्लास में, थ्योरी क्लास में कंप्लीट करेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो जंघा की जो अस्थि होती है, जंघा अस्थि, वो सबसे लंबी होती है। लेकिन ये बैठने की जगह से चलने की जगह तक होती है, तो बहुत लंबी हो जाती है। स्टर्नम को कहते हैं तो सीने की हड्डी को, जो हमारा सीना है उसकी हड्डी को, जो इस तरह जाल बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टर्नम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार इन्हें नहीं बता रही कि कौन सा कब आया, बट जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम बूस्टर में कराए जा रहे हैं वो सभी क्या है? PYQ है। तो PYQ अपने आप में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्थिपंजर का प्रमुख भाग नहीं है रक्त कण। पैर की हड्डियां टूटने पर प्रयोग किया जाता है फ्रैक्चर बोर्ड का, याद रखिएगा। हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए प्रयोग किया जाता है बेड क्रिंटल का। ठीक है, बेड यहाँ पे याद रखिए क्रिडल का। और नेक्स्ट देखते हैं, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है खपच्चियाँ। खपच्चियाँ का मतलब हो गया, आपने देखा होगा बांस के कुछ इस तरह के टुकड़े होते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है चारों तरफ से, फिर उन्हें बांध दिया जाता है, उनको बोलते हैं खपच्चियाँ। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12। देखिए पहले खपच्चियों का प्रयोग करते थे जब हमारे पास क्या नहीं था, और आपने देखा है कि जब किसी की हड्डी टूट जाती तो प्लास्टर छड़के आता। प्लास्टर कैसा होता है? इतना हार्ड होता है, क्योंकि उसमें जो वाइट कलर का लेयर लगाई जाती है वो एक तरह से ऐसे लगाई जाती है जैसे सीमेंट की है। तो जिसके पास वो सुविधा नहीं होती है वो खपच्चियों का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। चलिए, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 होती है। 29 अस्थियां पाई जाती हैं, बच्चे में पाई जाती हैं, याद रखिए। बच्चे स्तन में कितनी पाई जाती हैं? तो 29 पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है पेशी तंत्र। अगर बात की जाए मनुष्य के, यहाँ पे है अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है 26। श्वसन तंत्र की अब बात करते हैं हम, यहाँ पे तो उससे बने जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस पर एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन डॉट डॉट बार होता है, तो यानी एक व्यक्ति प्रति मिनट में कितना, तो आप बताएंगे 12 से 15 बार। वह विधि, देखिए हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है। ये कहाँ पे है? ये एमफिल एंट्रेंस में पूछा गया है 2015 में। वह विधि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो वो होती है, यहाँ पे बताएंगे क्रॉप्स चक्र। क्रेब्स, यहाँ पे क्रेब्स चक्र में क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है पुनर्जीवक। एक रोगी की
सित वायु में यानी निकाली हुई में डॉट डॉट अधिक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम अपनी वायु निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इन्होंने बस क्या कर दिया, घुमाने के लिए रोगी बोल दिया है। बस इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो ये पीजीटी 2019 में पूछा गया है। देखिए, आप अपनी तैयारी रखिए। एग्जाम कब होगा, कब तक होने की संभावना है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी वीडियो कह रही हैं, बट यहाँ पे ये एग्जाम आपको 2024 में करा दिया जाएगा, ये कंफर्म है। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो हम आगे बताएंगे एक वीडियो में। बट आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि ये जुलाई और अगस्त में करा दिया जाएगा। ठीक है, जुलाई से पहले से कोई करा नहीं सकता और अगस्त तक में भी ये संभवतः हो जाएगा। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, विसरण है। अतः श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है, तो वह है वायु जनित। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, तो वह अवधि के रूप में। शरीर का वह भाग जो जुकाम से संक्रमित नहीं होता, तो वो है फेफड़ा। मानव मानव में श्वसन दर होती है, तो यह है 16 प्रति मिनट। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो आप बताएंगे वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे है प्रशोधित श्वसन होता है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग 4 सेकंड समय लगता है। गहरी सांस लेते समय लगभग यहाँ पे 1640 घन सेमी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता वह है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है, तो वह 18 बार। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तब ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को एक्सफिलिक्सिया कहा जाता है। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को एक्सफिक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे है टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 18 बार। फेफड़ों के वायुकोश डॉट उपकलयन इपिथेलियम के बने होते हैं। सल्की यकृत द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है, तो यहाँ बताएंगे क्या किया जाता है, तो वो है HDL। एसिड माध्यम से प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, तो वो पेप्सिन होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कब आई है, तो जीआई। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये जीआईसी 2017, टीजीटी झारखंड और ये सभी कहाँ थे, डीएसएसबी जिसने भी डाला हो, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लार में उपस्थित वह एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद करता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे सेलिवरी, यहाँ पे एमिलेज है। अग्नाशय रस की निर्मुक्ति प्रेरित होती है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन में। वह जीवाणु जो पेप्टिन अल्सर का कारण है, तो हेलिकोबैक्टर यहाँ पे पाइलोरी है, जो किसका कारण बनता है, तो पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। वह एंजाइम जो मुख के अंदर लाइवा में पाया जाता है, तो वो कौन होता है, डायलिन होता है। खाने की पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख से। अग्नाशय रस में नहीं होता है पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सलाइवा यानी लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज। ठीक है, ये लार में पाया जाता है। ला से लार और लार से लेज। जीआईटी में खाद्य पदार्थों के पाचन के लिए एंजाइम की अनुक्रमिक यहाँ पर संबंधता है, टाइलिन, पेप्सिन, एमिलेज और आइसोमाल्टेस। ठीक है, अनुक्रमित संबंधता है। नेक्स्ट देखते हैं। उदरांत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है, तो यह कहलाती है यहाँ पे है पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का चबाया जाना कहलाता है यहाँ पे पीसना। ठीक है, भोजन पिसता है जब हम उसे चबाते हैं। आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं, तो यहाँ पे है पार्श्विक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। आमाशय के कोटर यानी एंड्रम की जी कोशिकाओं का द्वारा स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना होता है उदर स्राव से। हाँ, यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम स्रावित किया जाता है मुख और अग्नाशय द्वारा। कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है मृद और इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ऑक्सीडेंटिक ग्रंथियों को डॉट डॉट भी कहते हैं, उदर ग्रंथियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लार में पाचन एंजाइम होता है, तो होता है यहाँ पे याद रखिए टाइलिन। बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाता है, तो वह स्थूल खाद। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत ही सबसे लंबी आंत होती है, यानी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे कैरोटीन शरीर में डॉट डॉट विटामिन ए में परिवर्तित होता है यकृत में। मुख में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। पुरकिंजे तंतु होते हैं हृदय में। भोजन में उपस्थित रेफेज यानी रेशेदार पदार्थ डॉट डॉट करने में सहायता करते हैं, तो यह क्रमाकुंजन गति करने में सहायता करते हैं, क्योंकि क्रमाकुंजन गति की वजह से आपका पेट फिल्टर की तरह साफ होकर और मल बाहर निकल आता है। गैस्ट्रिक एवं ड्यूडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है उच्च रेशेयुक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। ये पिछली बार 2021 में पीजीटी में पूछा गया है। चलिए, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती हैं प्रोटीन को पेप्टोन में। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है यकृत में। आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, बहुत पूछा जाता है, कायम कहलाता है। कायम क्या है? आंशिक रूप से पचा भोजन है। बड़ी आंत का अंग नहीं होता है, तो इलियम। ये क्या है? ये बड़ी आंत का अंग ना होकर क्या है? आपके दांतों का पार्ट है। वह एंजाइम जो कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है, रेनिन होता है। वो एंजाइम कैसा होता है? तो रेनिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम जो अमाशय में उपस्थित रहते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज होते हैं। मनुष्य में रेक्टम एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र से। याद रखिएगा, बस पूछा जाता है रेक्टम है, तो रेक्टम किससे जुड़ा है? पाचन तंत्र से। टाइलिन का प्रभाव होता है शर्करा तथा स्टार्च पर। यहाँ पे है ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है यकृत में। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली यानी तंत्र की लंबाई होती है 7.5 से 9 मीटर। रोमिका युक्त उपकला यानी एपिथेलियम पाया जाता है जिह्वा में। अग्नाशय का वह स्राव जो सीधे रक्त में प्रवेश करता है इंसुलिन कहलाता है। शरीर की मास्टर ग्लैंड है प्यूटरी ग्रंथि। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं एमाइलेज तथा लाइपेज। जठर रस में उपस्थित पाचन रस होते हैं रेनिन तथा पेप्सिन। मनुष्य मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के डॉट डॉट भाग में स्थित होती है पक्वाशय। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना कहलाती है गुहाकुर। वसा का अवशोषण होता है छोटी आंत में। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं आहारनाल। टाइलिन कीड़ब पाया जाता है लार रस में। कायम है अमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना। गोबलेट कोशिकाएं हैं, यह ब्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है कहलाती है यकृत।
एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता तथा लार में रहता है, तो ये क्या होता है? टाइलिन होता है। अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने पे जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है, तो वो तिल्ली होती है। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है, पाचन तंत्र। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त बनाना, केवल प्रोटीन को पचाता है जठर रस। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग पित्त तैयार होता है 40 कोष। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। एसजीपीटी संबंधित है लीवर से। वह हार्मोन जो अंतराकोशिकीय ग्राहियों से जुड़ता है, तो यहाँ पे है कैल्सीटोनिन। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, थायरोक्सिन। लड़ने या भागने के हार्मोन्स हैं यहाँ पे एंड्रोनेलिन और नॉर एंड्रोनेलिन। थायरॉक्सिन की कमी से होता है, हाँ, यहाँ पे थायरॉक्डाइज। महिला लिंग हार्मोन है, आप सबको पता है, एस्ट्रोजन, बहुत पूछी जाती है। ग्रंथि और हार्मोन्स, अगर अल्फा सेल पेनक्रियाज की बात करें तो यहाँ पे ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे है ग्लूकेगोन हो जाएगी। एंड्रिनल कार्टेज की बात करें तो एंड्रिनल कार्टेज स्टेरॉइड हो जाएगी। अगर बीटा सेल पेनक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन हो जाएगा। और यहाँ पे पिट्यूटरी की बात की जाए तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा। यहाँ पे है संद्राव हार्मोन का उदाहरण है। ACTH का विस्तारित रूप है एड्रेनो, यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। लेडी कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन की स्रावण के लिए उत्तेजित करता है, तो कौन करता है? तो वो LH करता है। FSH का विस्तारित रूप है तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। हार्मोन अंडोसाजन के लिए आवश्यक है, तो वो है LH। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत। वह हार्मोन जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है, तो वो हो जाता है इंसुलिन। महिला लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। दिमाग में स्थित ग्रंथि होती है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि खंडों में बनी होती है, 2 खंडों में। यहाँ पे है जनेंद्रियों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है, यहाँ पे है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। शरीर में हार्मोन के शोध हैं, तो अगर बात की जाए नलिका विहीन ग्रंथियां। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है यहाँ पे शुक्राशय में। कहाँ से? तो शुक्राशय में हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? तो आप बताएंगे वाहिनी ग्रंथियों से, वाहिनीहीन ग्रंथियों से। टेस्ट्रोजन व यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन स्रावित किए जाते हैं अंडाशय द्वारा। हार्मोन्स की उपयोगिता है शरीर को स्वस्थ, वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के एग्जाम बूस्टर में हमने
महत्वपूर्ण पीवाईक्यूओं को देखा है। अगली जो श्रृंखला आपको जल्दी ही मिलेगी, यानी पार्ट 3 आपको शारीरिक संरचनाओं पर जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि शारीरिक संरचना पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से शारीरिक संरचना पर हम काफ़ी क्वेश्चनों को पीवाईक्यू को देखेंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।